कुछ दिन बंद रहेगी ना, हमारी सारी बात मान जाएगी। नमस्ते। नमस्ते। हम लोग इधर से गुजर रहे थे, सोचा बेटी से भी मिल लेते हैं। किसी भी इंसान को गैरकानूनी रूप से बंदी बनाकर रखना एक अपराध है, और ऐसा ही अपराध हुआ मध्य प्रदेश स्थित इंदौर के बिसनखेड़ा गांव में। हमारे समाज में आए दिन औरतों पर अत्याचार होते हैं, कभी पैसों के लिए तो कभी दहेज, कभी ब्लैकमेलिंग, वारिस की चाह तो कभी नाजायज रिश्तों की वजह से। पुलिस में शिकायत होने पर ऐसे मामलों में पीड़ित महिला का पलड़ा ही भारी होता है, लेकिन कभी कभी गुनहगार इतना शातिर होता है कि वो अपना पूरा दोष पीड़िता के माथे पर ही मढ़ देता है। और यहां तो जिस वजह से यह अपराध हुआ, उसने न सिर्फ पीड़ित महिला को चौंका दिया, बल्कि जब पुलिस के सामने सच आया तो वो भी दंग रह गई। क्या देख रही हो बहू? कुछ नहीं। अरे वो क्या है ना, सासू माँ इस दुनिया में नहीं है ना, इसलिए ये सारी विधियां हमें करनी पड़ रही है। वैसे मंजरी, तुम ही इस परिवार की खुशी हो। आओ अंदर आओ। मंजरी, तुम्हें हैरानी हो रही है ना कि शादी वाला घर है और कोई सजावट ही नहीं है, सेज भी नहीं सजी और कोई दोस्त भी नहीं है ना? हाँ। वो क्या है ना, देवर जी को ये सब चोट लेना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए तो तुम लोग हनीमून पर भी नहीं जा रहे। अब जो भी है ना, बस यही है। लेकिन भाभी जी, इन सब छेड़खानियों में तो शादी का मजा आता है। अरे इसमें क्या मजा है? हाँ, तुम यहाँ बैठो, आओ। देखो, तुम दोनों का एक दूसरे से मेल हो गया, तुम हमें मिल गई। मेरा मतलब है, इस परिवार को बहू मिल गई, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है? बताओ। वैसे भाभी जी, वो इतनी छोटी सी उम्र में आपके साथ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। देखो, अब जो भी हुआ ना, उसे भूल जाओ। अब हम आगे के बारे में सोचते हैं। अब तुम और हम एक दूसरे के सहायक जो है। अरे क्या बात है देवर जी, बड़ी जल्दी है आपको? थोड़ा सब्र कीजिए। वैसे सारे पटाखे एक साथ मत चलाना, पूरी दिवाली चलाना। जी विंदन जी, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। शादी अपनी जगह और काम तो काम है ना। एक काम करिए, आप पहुंचिए, हम बस 1 घंटे में पहुंचते हैं। ओके।
घर में पल्लू लेने की जरूरत नहीं है। अभी वो थकान की वजह से नींद ही नहीं खुली, सॉरी। कोई बात नहीं। भाभी जी अब आप रहने दीजिए, हम कर लेंगे, ठीक है? देखो, देवर जी के सारे काम अब तक हम ही करते आए, इसलिए संकोच करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आगे जाके ये सारे काम तुम्हें ही तो संभालने हैं। हाँ अब तुम जाओ, गीजर ऑन करो और नहा धो के जल्दी से तैयार हो जाओ। ठीक है। अरे देवर जी सोफे पे सोए थे? हाँ। इसका मतलब है कोई आतिशबाजी नहीं हुई? नहीं। कोई बात नहीं, शादी की थकान है ना, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ठीक होगा ना भाभी? अरे क्यों नहीं ठीक होगा देवरानी जी, हम ना आपको अपनी हथेलियों पे रखेंगे, क्योंकि तुम इस घर का बहुत बड़ा काम कर रही हो। देख बनवरी, आज बहुत काम है, हाथ तेज चलाना। 40 पेटी लंगड़ा कह दी, चाहिए तो 2-4 आदमी बढ़ा ले। पांडे जी की वजह से 15 पेटी आएगा, वो सैंपल क्या है उसे अलग रखना। बहू, बाबूजी रहने दो, घूंघट की जरूरत नहीं है। वैसे बात क्या है? वो बात करनी है? देवर जी, जी आस पड़ोस के लोगों को नई नवेली बहू की मुंह दिखाई की रस्म करनी है, तो उन्हें बुलाना है। भाभी, ये रस्में विधान सब मेरे पल्ले बिल्कुल नहीं पड़ता। आपको जो समझ आए आप करिए, हम वैसे भी बाहर जा रहे हैं, लेकिन आज के आज सब कुछ खत्म कर दीजिए मेरे वापस आने तक। हाँ ठीक है, आपके आने से पहले हम निपटा देंगे। ठीक है। अरे वाह, इस परिवार की बहू की खूबसूरती तो देखो। गीले बालों में किसी हिरनी से कम ना लगती है। हाँ तो तराश के बहू लाए हैं हम। प्रिया, तो इतना भी ना इतरा, तेरी खूबसूरती तो वैसे विधवा होने के बाद कम हो गई थी। प्रिया 2 साल पहले विधवा हो गई थी। कम उम्र में पति को खोने के बाद श्रृंगार से वंचित होने पर यूं देवरानी के खुले बाल देखकर, उसकी तारीफों के पुल सुनकर प्रिया को जलन होना स्वाभाविक था। लेकिन उसका देवर के प्रति ये स्नेह और इतनी देखभाल ना तो मंजरी को समझ आ रहे थे और ना ही रास। ब्रजेश का काम किसानों और छोटे मोटे व्यापारियों से आम लेकर उन्हें बड़ी कंपनियों तक पहुंचाना था, और शादी से पहले मंजरी ने यही अनुमान लगाया था कि इस तरह का व्यापार करने वाला व्यक्ति बातचीत में तो बेहद निपुण होगा। लेकिन शादी के बाद से अब तक दोनों के बीच तालमेल तो क्या, ढंग से बात भी नहीं हुई थी, और ना ही पति पत्नी की तरह संबंध स्थापित हुआ था। नई नवेली दुल्हन अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करने को तरस रही थी, लेकिन वो चुप रहने के बजाय बातचीत करके समस्या को सुलझाने में ज्यादा विश्वास रखती थी। ये लीजिए पानी। नहीं चाहिए, वो एक्चुअली बाहर प्रिया भाभी ने 1 बोतल भर के ठंडा पानी पिलाया। बात यह है कि आज हमारी शादी को 2 हफ्ते हुए हैं। मुझे आपसे कुछ बात शेयर करनी है। देखो मंजरी, पिछले हफ्ते बिन मौसम बरसात की वजह से पूरा माल अब तक गोडाउन में पड़ा है। अब नए आम कैसे आएंगे मुझे वो तक नहीं पता। पहले ही धंधा बहुत तंग है, एक भी पार्टी मुझे पेमेंट तक नहीं कर रही, तो मैं पहले इन सब में बहुत परेशान हूँ। अब तुम अपनी बात कह के मुझे और परेशान मत करो, समझी?
देवर जी, बाबूजी आप दोनों को बुला रहे। ये क्या बात हुई? भाभी जी को दरवाजा खटखटा के आना चाहिए था। देखो मंजरी, भाभी को कुछ मत कहो, इसमें उनकी क्या गलती है? दरवाजे की कुंडी खुले या बंद, इसका ख्याल तो हमें रखना चाहिए था ना। आते हैं। हेलो पापा, कैसे हो आप? और माँ कैसी है? 2 हफ्ते हो गए, आपको हमारी याद अब आ रही है। हमें तो कब से आपकी याद आ रही है। ब्रिजेश, हम आपसे बाद में बात करते। हाँ, ख्याल रखना अपना। भाभी जी, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो करो ना, तुम्हें हमसे बात करने के लिए इजाजत लेने की जरूरत थोड़ी ना है। तुम तो इस परिवार की खुशी हो। खुशी हूँ? क्यों हूँ मैं यहाँ? क्या जगह है मेरी इस घर में? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखो, तुम्हें ये सब समझने की जरूरत नहीं है और तुम कोशिश भी मत करो। तुम तो हमारी। भाभी जी क्या हुआ? भाभी जी हम ठीक हैं? क्या हुआ? क्या हुआ भाभी जी? भाभी जी क्या हुआ? आज हम देवर जी की सारी मनपसंद चीजें बना रहे हैं देवरानी जी। लेकिन भाभी जी 1 महीना हो गया हमारी शादी को, लेकिन ना मुझे उनकी पसंद पता है और ना ही नापसंद। तुम मन क्यों छोटा कर रही हो? हाँ, तुम्हें सब पता चल जाएगा। लेकिन कब पता चलेगा हमें उनके बारे में? पता चलने के लिए हम दोनों के बीच कोई बातचीत तो होनी चाहिए। हमारी शादी को 1 महीना हो गया, लेकिन अब तक उन्होंने ना हमें छुआ है और ना ही ढंग से वक्त बिताया है। हम दोनों के बीच बहुत फासला है। भाभी, हम ये फासला मिटाना चाहते हैं। देखो, फासला भी मिट जाएगा, तुम चिंता मत करो। तुम बस यहाँ ठाट से रहो। नहीं रहना हमें ठाट से, और ना ही घर का कोई काम हमारे हाथ आता है। देखो देवरानी जी, तुम्हें इस घर का कोई भी काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस परिवार का सबसे बड़ा काम कर रही हो तुम। आप हमेशा बोलती हैं इस परिवार का सबसे बड़ा काम कर रहे हैं हम। आज मुझे बताइए क्या कर रहे हैं हम? बोलिए ना। भाभी जी क्या हुआ? भाभी क्या हुआ? बाबूजी, ब्रिजेश जल्दी आइए। हाँ डॉक्टर, आप जरा जल्दी घर आ जाइए। वो प्रिया की तबीयत खराब हो गई है, जल्दी आ जाइए आप प्लीज। बाबूजी, भाभी को क्या हुआ है? मैंने फोन किया है डॉक्टर को। तुम एक काम करो, ये दवाइयां लेकर आओ। बाबूजी आज के लिए दवाइयां है। जाओ, अभी चाहिए, जाओ लेकर आओ। जी। घर में और कोई दूसरी औरत है जिससे मैं बात कर सकूं?
जी नहीं डॉक्टर, भाभी का ख्याल तो हम ही रखते हैं। आपको जो कुछ बताना है आप मुझे बताइए। इनकी सोनोग्राफी रिपोर्ट निकलवानी जरूरी है। पर किस लिए? टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, चौथे महीने में सब आम बात है। प्रिया जी के पेट में पल रहे बच्चे की जांच के लिए। ठीक है डॉक्टर, मैं सोनोग्राफी करवा लूंगा। आइए मैं आपको छोड़ा। भाभी, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारे मन में काफी सवाल है। हम सुबह से ब्रजेश और बाबूजी से पूछ रहे, कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। कैसे सवाल देवरानी जी? यही कि जो डॉक्टर ने बात कही, क्या वो सच है भाभी जी? क्या आप सच में पेट से है? माफ कीजिए लेकिन बड़े भैया को गुजरे हुए 2 साल हो गए। आप पेट से कैसे हो सकती हैं? अगर आप पेट से हैं तो इस बच्चे का बाप कौन है? आप बताइए, आखिर बात क्या है? वो देवरानी जी, वो हम। मंजरी, क्या हुआ? ब्रिजेश, क्या हुआ? भाभी से किस तरह का सवाल कर रही हो तुम? ब्रिजेश, हमारे मन में इतने सारे सवाल है तो हम पूछेंगे ना, उसमें क्या गलत कर दिया? बस अब और कोई सवाल मत करना। इस वक्त जरूरी है उनका ख्याल रखना। ब्रिजेश, हम रख रहे हैं ना, और बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, पर बस तो अब वही करो। और तुम्हारे जितने भी सवाल है ना, उन सबके जवाब मिल जाएंगे तुम्हें, लेकिन वक्त आने पर। लेकिन बच्चा तो बड़ा शरारती है। तुम देखना, मेरा बच्चा ना बड़ा होकर बहुत बड़ा व्यापारी बनेगा और बहुत पैसे कमाएगा, शहर में बड़ा नाम करेगा। हमको तो लगता है कि बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनेगा। तुम बस देखना, हम इसकी लालन पालन में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ, उतना ही प्यार इस बच्चे से भी करूँ। ब्रिजेश, मंजरी, क्या तुमने? मैंने सब कुछ सुन लिया। आप और भाभी, आप दोनों एक दूसरे से, छी, इतने पवित्र रिश्ते के आड़ में आप दोनों ने ये सब क्या? ये सब हाँ मंजरी, तुमने जो कुछ सुना वो सच है, और आज तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, क्योंकि आज वो सही वक्त आ गया है तुम्हें सच बताने का। इससे बड़ा सच और क्या है? प्रिया के पेट में जो बच्चा पल रहा है, उसका बाप मैं ही हूँ। मैं और प्रिया एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। प्रिया का पति यानी मेरे बड़े भैया अमर, वैसे उनकी मौत तो दिल के दौरे से हुई थी, लेकिन उनके मौत के पीछे कहीं ना कहीं हम दोनों ही जिम्मेदार हैं। क्या? तुमको इस घर में ब्याह कर इसलिए लाए ताकि हम दोनों के बच्चे को माँ के रूप में तुम्हारा नाम मिले। और यही इस परिवार का सबसे बड़ा काम है जो तुम कर रही हो। हम दोनों की शादी सिर्फ एक साजिश थी। मुझे सिर्फ माँ का पुतला बना के खड़ा कर रहे थे। मंजरी, इसे साजिश मत कहो। हम तुम्हें माँ का दर्जा दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे को तुम अपना नाम दो, बस इतनी सी बात है। हटिए, हमारा रास्ता छोड़िए। कहाँ जा रही हो तुम? मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। नहीं देवरानी जी, ऐसा मत कीजिए। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। हम इस बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। और मंजरी, हम थोड़ी ना कुछ गलत कर रहे हैं। हम तो सिर्फ चाहते हैं कि तुम हमारे बच्चे को अपना नाम दो। ब्रिजेश, इससे बड़ा गलत काम और क्या हो सकता है? मैं कभी सोच भी नहीं सकती हूँ कोई परिवार इतनी बड़ी साजिश करेगा।
और वो भी अपने नाजायज औलाद को जायज करने के लिए तुम सबने मेरी जिंदगी खराब की। अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। तुम्हारी इस करतूत को, तुम्हारी ये घटिया सोच को सबके सामने लाऊंगी। दुनिया को तब बताओगी ना जब इस घर से बाहर जाओगे। हम अपने बच्चे को तुम्हारा नाम देकर रहेंगे। क्या करने वाले हो तुम लोग? अरे छोड़िए ब्रिजेश, छोड़ो मुझे, मैं बता रही हूँ छोड़ो। बाबा जी जाने दो मुझे, जाने दो, छोड़ो, ये गलत कर रहे हो तुम लोग। अब ये गोडाउन तभी खुलेगा जब तुम हमारे इस बच्चे को माँ का नाम देने के लिए तैयार हो जाओगी, समझी? कुछ दिन बंद रहेगी ना, हमारी सारी बात मान जाएगी। नमस्ते। नमस्ते। हम लोग इधर से गुजर रहे थे, सोचा बेटी से भी मिल लेते हैं। नमस्ते। जी मंजरी तो घर पे है नहीं, पड़ोस की औरतों के साथ वो किटी पार्टी में गई है। हाँ, वैसे वो कब तक आएगी? 2-4 घंटे में आ जाएगी। आप चाहे तो उसकी राह देख सकते हैं। आइए आइए ना। जी हम आए हैं तो फिर नाश्ता पानी करके जाइए। नहीं, हम लोग बेटी के घर का कुछ नहीं खाते हैं। अच्छा, हम चलते हैं। ये आवाज कैसी है? वो गोडाउन में वर्कर्स काम कर रहे हैं, उसी की आवाज है ये। नमस्ते। मस्त। अपनी बात मनवाने की जिद में इंसान अक्सर भूल जाता है कि वो सही कर रहा है या गलत। ब्रिजेश ने भी यही किया, अपनी गलत बात मनवाने के लिए गलत रास्ते पर चल पड़े। मंजरी फंस चुकी थी, कैद हो चुकी थी। शादी से पहले एक लड़की अपने पति और ससुराल को लेकर न जाने क्या क्या सपने देखती है। मंजरी के भी कई सपने थे, कई अरमान थे, लेकिन क्या सोचा था और क्या पाया। मंजरी बेटी, क्या कर रही हो? वो हम अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे थे। अब यही सब करती रहोगी कि आगे का भी कुछ सोचा है? क्या माँ, हायर स्टडीज कर रहे हैं ना। बेटी, आगे सोचने का मतलब ये है कि तुमने अपनी शादी के बारे में कुछ सोचा है? ऑफ कोर्स सोचा है पापा। आप जहाँ कहेंगे ना, हम वहीं शादी करेंगे, अपने पति के साथ दुनिया बसाएंगे। लेकिन पापा, शादी के बाद भी हम स्टडीज कंटिन्यू करेंगे, हाँ, और अपने सास ससुर का ना बहुत ख्याल रखेंगे। और इतना ही नहीं, पता हमने क्या सोचा है? 3 महीने में एक बार फैमिली पिकनिक और साल में एक बार हम अपने पति के साथ विदेश जाएंगे। पापा, माँ, हम आप दोनों का भी बहुत ख्याल रखेंगे। आप लोग ये सब क्यों पूछ रहे हैं? बेटा, ये ब्रजेश है, किसानों और छोटे मोटे व्यापारियों के आम बड़ी कंपनियों को बेचता है और बहुत सुशील लड़का है, हमें बहुत पसंद है। बड़ी कंपनीज में डील करता है, मतलब बातचीत करने में तो बहुत अच्छा होगा। पापा, आपको पसंद है ना, तो फिर हमें भी पसंद है। अब एक कमरे में कैद मंजरी से दिन में 10 बार एक ही सवाल पूछा जाता कि क्या वो प्रिया और ब्रजेश के होने वाले बच्चे को अपना नाम देगी या नहीं। और चूंकि राज खुल चुका था, सो प्रिया और ब्रजेश भी उसके सामने ही गुल खिलाने लगे। लेकिन मंजरी भी सब सहकर चुप बैठने वाली लड़कियों में से नहीं थी। वो अपना रास्ता ढूंढना जानती थी। पट्टी खोल रहे, शोर मत करना।
साहब जी 4 पेटी आम ले जाना है और कमरे की चाबी। एक काम करो, तुम चले जाओ, मुझे वहां जाना है, मैं रखवा दूंगा। जी सर। देखो मंजरी, हमने तुम्हें अपनी हथेली पर रखा, लेकिन तुम एक बात हमेशा याद रखना, अगर इस घर में किसी का राज चलता है ना तो वो हमारा है। तुम इस घर की दूसरी औरत थी, हो और हमेशा दूसरी औरत ही रहोगी। तुम चाहे ब्रिजेश को कितने भी मैसेज कर लो, लेकिन वो जवाब सिर्फ मेरे मैसेज का दे। तुम जो मर्जी कर लो, वो सिर्फ मेरा कहा मानेगा। इसलिए तुम ये जो कोशिश कर रही हो ना, ये सब बंद करो। सुबह जो थप्पड़ मारा उसके लिए माफी मांगते। देखो मंजरी, हम बस तुम्हारे टूटने का इंतजार कर रहे हैं। हम में से यहाँ कोई भी तुम्हारा दुश्मन नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना, जो सवाल तुमसे अब तक किया जा रहा है उसका जवाब जब तक कि तुम हाँ में नहीं दोगी तब तक सवाल वही रहेगा कि तुम हमारे बच्चे को अपना नाम दोगी या नहीं। ये झुंझुनाने से कुछ नहीं होने वाला। मुंह खोले। मुझ में भी फीलिंग्स है, मेरी भी कुछ आशाएं हैं। मुझे भी परिवार चाहिए, वो परिवार जो मुझसे बहुत प्यार करे। इसलिए मैं आपके बच्चे को नाम देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हमें आपका प्यार चाहिए बदले में। सच? देखा, मैंने कहा था ना मान जाएगी। ब्रिजेश, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, चलो मेरे साथ। हाँ हाँ, आप जाइए ना, भाभी को आपकी जरूरत है और अब तो हम हमेशा साथ रहेंगे ना। ये सब क्या है ब्रिजेश? क्या? अब मैं प्रेग्नेंट हूँ तो तुम उसकी तरफ झुक रहे हो? हाँ, रह नहीं सकते ना तुम? बताओ क्या कमी रखी थी मैंने? मैं तुम्हें एक बात बता रही, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकती, समझे तुम? देखो, ये सब तुम मुझे मत बताओ,
जो मुझे करना है मैं वो करूंगा, तो कोई मुझे रोक नहीं सकता। मैं जानती हूँ तुम ये सब क्यों कर रहे हो, लेकिन एक बात याद रखना, आखिरी चाबी मेरे पास है। क्या हुआ? ये खाना है, कल से खाना मंजरी बनाएगी, तुम नहीं। अरे मंजरी, मंजरी, भाभी, भाभी क्या हुआ? मंजरी, मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। क्या? मुझे कुछ तो करो, बहुत दर्द हो रहा है मुझे, कुछ करो। भाभी 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। बाबूजी, क्या हुआ? बाबूजी, भाभी को पेट में बहुत दर्द हो रहा है, हमें अभी के अभी डॉक्टर संगीता के क्लिनिक में जाना होगा। आप ब्रिजेश को कॉल करके वहाँ बुलाइए। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर, क्या हुआ? खाने में कुछ आ गया था, इस वजह से उनकी पेट में प्रॉब्लम हो गई है। बाबूजी, मैं दवाई लेकर आऊं? ठीक है। ये इनके सोनोग्राफी की रिपोर्ट्स है। बच्चे का कद और हार्ट बीट, एवरीथिंग इज नॉर्मल। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर, क्या हुआ? खराब खाना खाने की वजह से पेट में इन्फेक्शन हो गया था। घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी है, टाइम से देते रहिए। ये लीजिए। बाबूजी, मंजरी कहाँ है? वो दवाई लेने गई है। लेकिन पर्ची तो मेरे पास है। मतलब मंजरी बहू? हाँ, भाग गई। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं देखता हूँ। आप रिपोर्ट दीजिए और प्रिया को लेकर घर जाइए। अरे दामाद जी, आप यहाँ? पापा, जरा मंजरी को बुलाइए ना। और वो तो यहाँ नहीं है। मंजरी यहाँ नहीं है? पर बात क्या है बेटा? कुछ नहीं पापा, वो मंजरी को ना आप लोगों की याद आ रही थी, और जब आप लोग घर आए थे तो उस दिन मिली नहीं वो, तो मैंने कहा कि तुम घर चली जाना, मैं वहीं आ जाऊंगा। पर शायद वो मेरी बात समझी नहीं। अरे तो खड़े क्यों हो? आओ, अंदर आओ। नहीं, पहले मैं मंजरी से मिलता हूँ, फिर हम साथ आ जाएंगे। अच्छा। क्या हुआ बेटी? और हाँ, तुमने दामाद जी को तुम यहाँ नहीं हो ऐसा कहने के लिए मुझसे क्यों कहा? पापा, माँ, शादी के कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि ब्रिजेश का नाजायज संबंध है भाभी के साथ। और उतना ही नहीं, भाभी 4 महीने से पेट से भी है और उसका बाप ब्रिजेश है। जब मुझे ये बात पता चली, मैं घर छोड़ के निकल गई थी, पर उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया, मुझे कमरे में बंद करके रखा। मैं बड़ी मुश्किल से भाग कर आई हूँ। पापा, अब हम चुप नहीं बैठेंगे। इस परिवार का सच सबके सामने लाएंगे। और हाँ, हम दोनों इसमें तेरा साथ देंगे। देखिए सर, मंजरी घर पे है, फिर भी इन्होंने मुझसे झूठ बोला कि मंजरी नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, बात क्या है? अंदर आ सकते हैं?
इन्होंने आपके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। कैसी शिकायत? इन दोनों के कहने पे मंजरी ने आज खाने में जहर मिलाया, भाभी की जान लेने की कोशिश की है। अच्छा हुआ रिपोर्ट्स आपने देख ली, वरना आजकल तो औरतों का कायदा इतना सख्त है ना कि मेरी बात पे कोई यकीन ही नहीं करता। आपने इन्हें मिलने से रोका था? हाँ रोका था। देखा सर, देखा सर, मैं और मंजरी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये दोनों ना हमारे दुश्मन बन के बैठे हैं। मंजरी कानून की गुनहगार है और आप अपनी बेटी को बचाने की साजिश कर रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, ये सारी साजिश ब्रिजेश ने की है। सर मुझे कोई शिकायत नहीं करनी, मैं बस इतना चाहता हूँ कि मंजरी वापस घर चले, भाभी से माफ़ी मांगे, और सर आपके सामने ये दोनों मुझसे वादा करें कि आइंदा ये हमारे जीवन में कभी दखल अंदाजी नहीं करे। तो मैं अपनी शिकायत वापस लेने तैयार हूँ। लेकिन सर मैं मंजरी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं इसे खो नहीं सकता। इसके नाम के बिना मेरा जीवन अधूरा है, लेकिन अब फैसला मंजरी के हाथ में है। बोलो मंजरी, क्या है तुम्हारा फैसला? मैं तुम्हारे साथ घर चलने तैयार हूँ और भाभी से माफ़ी? माफ़ी भी मांगूंगी। पर मंजरी, पापा अब और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास, लेकिन इंस्पेक्टर साहब मैं चाहती हूँ कि आप भी हमारे साथ घर चले। मैं आपके सामने भाभी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। ठीक है, कहीं चलिए। मंजरी जल्दी माफ़ी मांगो ताकि इंस्पेक्टर साहब यहाँ से जा सके। एक मिनट, भाभी जी आपका फोन दीजिए। फोन? क्यों? इंस्पेक्टर साहब, ये ब्रिजेश जो मुझसे बहुत प्यार करने का दावा करते हैं, लेकिन मेरे किसी भी मैसेजेस का इन्होंने कभी रिप्लाई नहीं किया। भाभी जी के सारे मैसेजेस का रिप्लाई किया, देखिए। सर वो इसलिए क्योंकि मैं भाभी का आज्ञाकारी हूँ। पर माफी मांगने की बात थी ना, तो ये मैसेज की बात बीच में कहां से आ गई? हम बताते हैं। बाबूजी, डॉक्टर संगीता ने जो भाभी की रिपोर्ट्स दिए थे वो प्लीज आप लेकर आइए। बाबूजी हम कह रहे रिपोर्ट्स लेकर आइए। इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि अगर ये बात मैं वहां बोलती ना तो ये बात को घुमा देते। इन रिपोर्ट्स के हिसाब से भाभी जी 4 महीने से पेट से है, जबकि इनके पति को गुजरे हुए 2 साल हो चुके हैं। आप ये रिपोर्ट्स देखिए। क्या ये कैसे मुमकिन है? क्या है सर? आप बताएंगे कि ये सब क्या है? सर ये सब झूठ है और मंजरी डॉक्टर के साथ मिलकर झूठ बोल रही है। झूठ नहीं है ये सच है। ये सच है कि मेरा बड़ा बेटा 2 साल पहले मर चुका है और मेरी बड़ी बहू प्रिया वो 4 महीने की पेट से है, और इसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो मेरे छोटे बेटे ब्रजेश का है। ब्रजेश और मेरी बड़ी बहू प्यार करते हैं और इनके नाजायज बच्चे को जायज नाम देने के लिए इन्होंने मंजरी से शादी करवाई है, और जब उसे सच का पता चला तो उसे कमरे में बांध के रख दिया ताकि वो हमारी बात मान ले। क्राइम है। अखिलेश जी, ब्रजेश, प्रिया, आप तीनों का अरेस्ट किया जाता है। बुरे काम और बुरे इरादों का नतीजा बुरा ही होता है। अपना पाप अंत में अपने ही सर आता है। आप लाख कोशिश कीजिए लेकिन अवैध संबंध कभी छिपाए नहीं जा सकते। प्रिया और ब्रजेश का रिश्ता कहीं से भी जायज नहीं था, और इन दोनों के पागलपन ने मंजरी के शादीशुदा जीवन के सपने को चकनाचूर कर दिया। ये तो मंजरी की सूझबूझ ही थी कि उसने अत्याचार के खिलाफ हिम्मत के साथ आवाज उठाई और गुनहगारों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया। अगर पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा किसी महिला पर अत्याचार किया जाता है तो आईपीसी की धारा 498A के तहत 3 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा का प्रावधान है। लिहाजा ब्रजेश, प्रिया और अखिलेश को भी 3 साल कैद की सजा सुनाई गई। याद रखिए, अगर परिवार की इज्जत रखना हमारी संस्कृति है तो अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना हम सबका धर्म है।
अगर अपराध और जुल्म के खिलाफ सही वक्त पर ठोस कदम ना उठाया जाए तो वो इंसान और समाज दोनों के लिए हानिकारक होता है। लिहाजा उठें, जागरूक हों और अपने अधिकारों के लिए लड़ें। इसी के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।